तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, अकाउंटिंग थ्योरी। कोचिंग का बुक में पेज नंबर 1, सेमेस्टर 1 का नया सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ा रहे और नया सिलेबस के हिसाब से ये थ्योरी टॉपिक आपका सिलेबस में कराया जा रहा है। तो भाइयों और बहनों, अकाउंट्स के लिए डेडिकेटेड थ्योरी चैप्टर है जिसमें सिर्फ अकाउंट्स के थ्योरी, उससे थ्योरी ही आएगा और वो थ्योरीज हम लोग आज करने आ रही है। पहला क्लास है। कैसा क्लास है बोलो? पहला। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है इसका। तो इसमें फिर अकाउंटिंग सम्स का रिवीजन करवाएंगे, आपको थ्योरी का क्या रिवीजन कराएंगे, इसलिए जो पढ़ना है वन टाइम। सो रेडी एवरीवन। पहला कॉन्सेप्ट जो कोचिंग का बुक में वो है एंटिटी कॉन्सेप्ट। भाइयों और बहनों, सेमेस्टर 1 2023 के लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कहा गया है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द बिजनेस। इसका मतलब होता है कि बिजनेस में और बिजनेसमैन में कोई रिलेशन नहीं। बिजनेस को एक अलग एंटिटी माना गया, एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और बिजनेसमैन को एक अलग एंटिटी माना गया, एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेसमैन को एक अलग पर्सनालिटी ट्रीट किया गया और बिजनेस को एक अलग पर्सनालिटी ट्रीट किया गया। बिजनेस एक अलग आदमी है और बिजनेसमैन एक अलग आदमी। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। There is no relationship between the business and businessman. बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और बिजनेसमैन एक सेपरेट एंटिटी है। जैसे मान लीजिए आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, ठीक है, और उसमें जियो का सिम लगाते हो और जियो का सिम से फ़ोन में बाबू से बात करते हो। बात करते 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 आपका मोबाइल में सिम कार्ड में प्रॉब्लम होने के कारण आपका मोबाइल में ब्लास्ट हो जाता है और आपका कान फट जाता है। अभी आप केस करते हो, किसके ऊपर केस करोगे? अंबानी के ऊपर केस होगा ना जियो के ऊपर केस होगा? सर अंबानी का ही तो जियो है ना। है तो है, ओनर इज़ द डिफरेंट पर्सनैलिटी। ओनर का नाम पे केस नहीं होगा। केस किसका नाम पे होगा बताइए? जियो का नाम पे होगा। भाइयों और बहनों, इसका मतलब क्या हो गया? इसका बहुत सारा एग्जांपल है जो आपको हम देते हैं। कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, तो कैपिटल को बिजनेस में लगाता कौन है? मालिक लगाता है। कैपिटल को बिजनेस में मालिक लगाता है, लेकिन उसको क्या माना गया बताइए? लायबिलिटी माना गया। क्यों? जब मालिक पैसा लगाया तो फिर आप उसको लायबिलिटी क्यों ट्रीट कर रहे हो? मालिक का पैसा को भला लायबिलिटी ट्रीट करना ही कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो मालिक पैसा लगाया फिर भी इसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ओनर इज कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। सो दिस कॉन्सेप्ट प्रिवेल्स। इसको बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप लोग कॉलेज में हुआ ये वाला टॉपिक पढ़ाई नहीं हुआ? ओके, वेरी गुड। इसलिए पूछे, नहीं हुआ इसलिए तो पढ़ा रहे, होता तो क्यों पढ़ाते? चलिए देखिए, रेडी। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है। एक बार बुक में क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ के सुना देते दीजिए। द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज सेपरेट एंटिटी एंड इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर एंड देयर बिजनेस। बोला मालिक में और उसका बिजनेस में कोई रिलेशन नहीं। मालिक को एक अलग पर्सन ट्रीट किया गया है और बिजनेस को अलग पर्सन ट्रीट किया गया है। मालिक को कैसा पर्सन ट्रीट किया गया? अलग, और बिजनेस को अलग। Entity concept in nature is just reverse of proprietary concept. In this concept, enterprise is viewed as a distinct entity, completely separate from its owner, and all the accounting activities are entered around the enterprise instead of its owner. मालिक का कोई पत्ता नहीं, मालिक का कोई भाव नहीं। यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड होगा वो किसके बुक्स में होगा बताइए? बिजनेस के बुक्स में होगा। यहाँ पे मालिक के बुक्स में कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। किसके बुक में होगा बताओ? तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी आप रिकॉर्डिंग करोगे वो किसके बुक्स में करोगे? मालिक के बुक में करोगे ना बिजनेस के बुक में करोगे? कम ऑन, मालिक के बिजनेस बोलो। यस। तो यहाँ पर जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो बिजनेस के बुक्स में होगा, मालिक के बुक में नहीं होगा। उसका देखिए अगला पॉइंट में देखिए, सो कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी लाइक अदर लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। इसीलिए बाकी लायबिलिटीज के कंपैरिजन में कैपिटल को क्या माना गया बाबू? लायबिलिटीज। कैपिटल को क्या माना गया? बोलो बोलो ना। अब अगला कॉन्सेप्ट है, ये अगला है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बाबू? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अकाउंटिंग का थ्योरी है, जिसमें ये कहा गया है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट्स में आप उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट्स में आप उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसीलिए अकाउंटिंग, आपको पता है कि अकाउंटिंग सिंपली मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ आइटम्स विच रिमेन अनरिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बिकॉज अकाउंट्स में हम लोग सिर्फ किसको रिकॉर्ड करते बताइए? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग अकाउंट्स में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिस चीज़ को हम लोग किस में मेजर कर सकते बताइए? यस, जिस चीज़ में हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। जैसे एक मैनेजर सो रहा है, इसका कोई जर्नल एंट्री होगा बताइए? अकाउंट की दुनिया में मैनेजर सो रहा है, इसका कोई जर्नल एंट्री होगा?
इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं जर्नल एंट्री होगा बताइए? इसलिए जर्नल एंट्री नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं है बताइए? मनी इन्वॉल्व नहीं। क्या इन्वॉल्व नहीं है बताइए? मनी इन्वॉल्व नहीं। इसीलिए इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं बताइए? इसमें सिर्फ उन चीज़ों को ही रिकॉर्ड करेंगे जहां पर क्या इन्वॉल्व होगा? मनी। तो यू ओनली रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। यहाँ पर उन चीज़ों को ही आप रिकॉर्ड करते हो जिसमें क्या होता है बताइए? मनी का आउटफ्लो और इनफ्लो। जो नॉन मॉनेटरी आइटम है विच आर दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग। मैनेजर हंस रहा है, इसका कोई जर्नल एंट्री होगा बताइए? आप लोग तो इतने पढ़ने में अच्छे हो, बताओ मैनेजर हंस रहा, क्या जर्नल एंट्री होगा बताइए? क्यों जर्नल एंट्री नहीं होगा बताइए? क्योंकि ये एक इवेंट है। ये क्या बाबू? इवेंट। दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, दिस इज द इवेंट। ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है बाबू, ये क्या है बताइए? इवेंट। ये क्या है बोलो? ये क्या है बोलो? यस। तो इवेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का होना। तो अकाउंट्स में उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन वही चीज़ होता है जो मनी में इन्वॉल्व होता है। जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है वही ट्रांजेक्शन, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है वो ट्रांजेक्शन नहीं। तो अकाउंटिंग का मनी में अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज transactions, those items are recorded in the accounts which can be measured in terms of money. So we do not consider all those items which are non-monetary. You only consider those items which are monetary. There are lots of items, lots of qualitative aspects which are not considered. बहुत सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ है जो कंसीडर नहीं होते, इंपॉर्टेंट होने के बाद भी कंसीडर नहीं होते। जैसे कि एक एक करके अभी आपको बताएंगे, देखिए हम रीडिंग मारते हैं। The money measurement concept state that a business should record an accounting transaction if it can be expressed in terms of money. This means that a focus of accounting transaction is on quantitative information rather on qualitative information. यहाँ पर focus किस पे करते हैं बताइए? Quantity, not on quality. Thus a large number of items are never reflected in the company's accounting records. Last transactions को हम लोग कभी रिकॉर्ड नहीं करते, which means that they never appear in the financial statements. For example, items that cannot be recorded as accounting transaction, they can be expressed in terms of money. उसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो चीज़ मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो अकाउंट्स में नहीं आए। अकाउंट्स वाला लोग कहता है कि कैश है तो ऐसे, नहीं तो आपका जिंदगी डैश है। बस अकाउंट्स में वही चीज़ आएगा जो किस में होगा बाबू? कैश में। जैसे कुछ कुछ चीज़ रिकॉर्ड नहीं करते, इंपॉर्टेंट है बट वी डोंट कंसीडर देम। एग्जाम्पल, एम्प्लॉई स्किल लेवल, वर्कर का स्किल, वर्कर का काम करने का स्किल, इसको कंसीडर नहीं करते। इंपॉर्टेंट है बट कंसीडर नहीं करते। क्या नहीं कंसीडर करते बताइए? क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं। इंपॉर्टेंट है बट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते बताइए? क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो मनी इन्वॉल्व ना होने के कारण हम लोग इसका रिकॉर्डिंग नहीं करते। दूसरा है एम्प्लॉई वर्किंग कंडीशन, काम करने का कंडीशन कैसा है, कंपनी का वर्किंग कंडीशन कैसा है, इसको भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते बताइए? क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं। एक्सपेक्टेड रीसेल वैल्यू ऑफ अ पेटेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यूज को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं। वैल्यू ऑफ एन इन हाउस ब्रांड, अगर कोई आपका अपना ब्रांड है, जैसे वो लाइन कहते हैं ना, घर का मुर्गी दाल बराबर, घर का मुर्गी घर का मुर्गी, तो आदमी उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करता है जो अपना डोमेस्टिक ब्रांड होता है। डोमेस्टिक ब्रांड को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। क्या है कि उसको मार्केट में बेचते नहीं। जैसे मान लीजिए मेरा 2 फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री से हम क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल बना रहे हैं, दूसरा फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल का आदमी वैल्यूएशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बताइए? इन हाउस ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है? इन हाउस ब्रांड। प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, कोई भी हम लोग अकाउंट्स इतना दिन बनाए हो, कभी रिकॉर्ड क्यों कि कौन सा प्रोडक्ट कितना दिन चलेगा? ये सब रिकॉर्ड नहीं क्यों? बट दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज बट वी डोंट कंसीडर देम। व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। टर्म्स ऑफ मनी है तो हनी है, नहीं तो जीवन में बनी है। बात समझे? जीवन में सिर्फ क्या चाहिए बाबू? मनी। इसके हिसाब से अकाउंट्स वाला बोला हम उसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? मनी। अगर मनी के अलावा कोई भी चीज़ों का हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात खत्म। क्वालिटी ऑफ कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर को आप क्या सपोर्ट करते हो? कस्टमर को कितना सपोर्ट करते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को कितना सपोर्ट सर्विस देते हैं? जैसे पहले ज़माना में क्या होता था ना, बस सामान को बेच लेते थे, काम खत्म हो जाता था। आज के ज़माने में ऐसा नहीं। सेल के बाद सर्विस शुरू होता है। सेल के बाद क्या होता है? सर्विस शुरू। तो आप कितना कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, ये सारा मैटर करता है आज के ज़माने में। पहले ज़माने में ये सब चीज़ मैटर नहीं करता था। तो लेकिन इस सब चीज़ को अभी भी हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्या है कि इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं है बताइए? मनी इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट अगला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या बताइए? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है बाबू? सुनिए। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि वेन एवर यू स्टार्ट अ बिजनेस, you start the business with the expectation, with the thought that your business will continue for the long period of time. बना के लिख के आइएगा अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो।
व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? आप बोला राइट शॉर्ट नोट ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो भाइयों और बहनों, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ऊपर आपको बोला है शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो भाइयों और बहनों, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि वेन एवर यू स्टार्ट अ बिजनेस, you always start a business with the concept, with the thought, with the expectation that your business will continue for the long period of time. आप जब भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपके दिमाग में ये चलता है कि मेरा बिजनेस आने वाले कई सालों तक चलेगा। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसीलिए जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो पर्टिकुलर पीरियड का बनाते हैं, क्योंकि बिजनेस तो बहुत दिनों तक चलेगा। तो जैसे बिजनेस मेरा 50 साल तक चला, तो 50 साल तक का तो अकाउंट्स बनाना पॉसिबल नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, एक साल का अकाउंट्स बनाते हैं। बात समझे ना? तो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एवरी बिजनेसमैन एक्सपेक्ट दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द अनफोर्सिएबल फ्यूचर। अनफोर्सिएबल फ्यूचर मतलब यू डोंट नो, मेरा बिजनेस कब तक चलेगा ये किसी को पता नहीं है। तो बिजनेसमैन ये अज्यूम कर लेता है कि उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलेगा, आने वाले कई सालों तक चलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन द फ्यूचर एंड विल नॉट लिक्विडेट और फोर्स टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये मान लेता है कि मेरा बिजनेस आने वाले कई सालों तक चलेगा और जल्दी बंद नहीं होगा। अ कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न इफ नो एविडेंस इज अवेलेबल टू बिलीव दैट इट विल हैव टू सीज योर ऑपरेशन इन अ फोर्सिबल फ्यूचर। हर एक बिजनेस को हम लोग गोइंग कंसर्न ही मानते हैं अगर बिजनेस बंद होने का कोई साइन ना हो तो। एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न इज अकाउंटिंग इज कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ। जैसे कोई एसेट, हम लोग जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े थे तो हर एक सम्स में क्या होता था, यूजफुल लाइफ होता था, एक्सपेक्टेड लाइफ होता था। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एसेट 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, लेकिन बिजनेस कितना साल चलेगा इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। देखिए, अकाउंटिंग इज अ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ फिक्स एसेट रादर देन देयर करेंट मार्केट वैल्यू। कंपनी assume that their business will continue for an indefinite period of time and the asset will used in business until they fully depreciate. Another example of going concern assumption is prepayment of accrual expenses. Companies prepay and accrue expenses because they believe that they will continue operation in future. जैसे हम किसी को उधार दे रहे, तो उधार क्यों दे रहे? उधार ये सोच के दे रहे कि मेरा बिजनेस बहुत दिनों तक चलेगा। अगर हमको ये लगा कि मेरा बिजनेस कल बंद हो जाएगा तो हम उधार देंगे ही नहीं किसी को। तो कोई भी बिजनेसमैन जब उधार देता है तो ये सोच के देता है कि मेरा बिजनेस लंबा समय तक चलेगा। और कोई भी आदमी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये एक्सपेक्टेशन से करता है कि यू हैव टू लिव फॉर एवर, आपका बिजनेस लंबा समय तक चलने वाला है। जब आप ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करते हो कि मेरा बिजनेस आने वाले कई सालों तक चलेगा, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एक पूड़ी वाला अगर पूड़ी बेच रहा है तो ये सोच के बेच रहा है कि मेरा दुकान बहुत दिनों तक चलेगा। एक कपड़ा वाला अगर कपड़ा बेच रहा है तो ये सोच के बेच रहा है कि मेरा दुकान बहुत दिनों तक चलेगा। अगर हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे तो ये सोच के पढ़ा रहे कि मेरा कोचिंग फ्यूचर में चलेगा। तो इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि योर बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द अनफोर्सेबल फ्यूचर। हर एक बिजनेसमैन ये अज्यूम करता है कि मेरा बिजनेस आने वाले कई सालों तक चलेगा। नेक्स्ट आइए, 3 कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत थ्योरी है। चौथा, ये देखिए, मतलब यहाँ पर थ्योरी डेडिकेटेड है। आप देखो, सम से इसका कोई लिंक नहीं, बस जितना सम्स आप बनाए उसमें काम आएगा, बट सम से कोई लिंक नहीं है। सम्स के लिए अलग चैप्टर है और थ्योरी के लिए अलग चैप्टर है। यहाँ पर डेडिकेटेड चैप्टर से कि ये थ्योरी ही आएगा। अगला कॉन्सेप्ट है, देखिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। क्या है सुनिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और क्या बाबू हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोला गया, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कभी भी जब हम लोग बैलेंस शीट में एसेट को रिकॉर्ड करते तो कौन सा वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। एक होता है मार्केट वैल्यू, एक होता है बुक वैल्यू, एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यहाँ के लैंग्वेज के हिसाब से। तो इसमें कहा गया है कि अकाउंट्स में जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो कोई भी एसेट को हम लोग रिकॉर्ड कौन सा बेसिस पे करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है भाइयों बहनों, व्हेन यू परचेज द एसेट एंड एट व्हाट प्राइस यू हैव परचेज द एसेट। मान लीजिए आज से 5 साल पहले ये एसी हम 40,000 रुपये में खरीदे थे, जो सामने लगा हुआ है, तो इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना हो गया? 40,000। कितना हो गया बताइए? 40,000 का एसी सामने वाला। तो ये सामने वाला एसी हम कितना हज़ार में खरीदे बताइए? 40,000। ये मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया। कौन सा कॉस्ट हो गया बताइए? हिस्टोरिकल। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने में 5,000 रुपया और लगा, तब कितना दाम हो गया? 45,000। इसको लाने पे तो 5,000 रुपया और लगा। मान लीजिए जापान से मंगाया हुआ ये, मान लीजिए, कम ऑन, अज्यूम करो, इतना कुछ तो अज्यूम करते हो। आप क्या अज्यूम करते हो कि वो हमसे प्यार करती है? ये भी तो अजम्पशन ही है। जब एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से चैट करता है तो ये अज्यूम करके ही करता है। पूरा अकाउंट्स अजम्पशन पे ही, जो इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे ये अजम्पशन है। आप देखो, जब से ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हम बार बार क्या बोलेगा, अकाउंट्स में ये माना गया है। क्या किया गया है? माना गया।
जितना भी आप अकाउंट्स बनाए ना आज तक वो सब इसके अजम्पशन के बेसिस पे ही बनाए। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट अजम्पशन, ज़िंदगी अजम्पशन पे ही चलता है। तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि वो आपसे प्यार करती है, वैसे ये अज्यूम कर लीजिए कि जापान से मंगाया। कहाँ से मंगाया? जापान से। अभी जापान से लाने में मान लीजिए 10,000 रुपये खर्चा हो गया, तो 45,000 10 इसका कॉस्ट कितना हो गया? 55। क्या हो गया बोलो? 55। तो 55,000 बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी आज के डेट में 2023 के डेट में मान लीजिए इसका मार्केट में दाम है 30,000 रुपया। कितना दाम है बताइए? 30। या मान लीजिए दाम है 1 लाख रुपया, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब तो दाम बढ़ ही रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का दाम तो बढ़ते जा रहा है दिन दिन। तो सर सेकेंड हैंड सामान का दाम कहाँ से बढ़ेगा? सेकेंड हैंड का बात हम नहीं कर रहे, मतलब ऐसे ही एसी अगर हम आज खरीदने जाएंगे इसका दाम बढ़ गया है बहुत, तो माय डियर स्टूडेंट दाम तो बढ़ गया मार्केट में। तो लेकिन आज के हिसाब से कितना दाम है वो हो गया मार्केट वैल्यू, और कितना रुपया में हम खरीदे थे वो हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बोलो? बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा बाबू? सीधा बैठे, सीधा घर में नहीं बैठो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट बाबू? हिस्टोरिकल कॉस्ट। बात समझे? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब होता है द कॉस्ट एट विच यू रिकॉर्ड द एसेट। कोई भी एसेट को आप जिस कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं, जिस वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बाबू? हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट रेफर्स टू द अक्वायरिंग प्राइस। अक्वायरिंग प्राइस मतलब परचेज प्राइस, परचेज प्राइस मतलब बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस मतलब खरीदने का दाम, कितना में खरीदे थे आप। तो इन द बैलेंस शीट द एसेट्स विल बी रिफ्लेक्टेड एट देयर बुक वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखिए यही बात इसमें लिखा होगा पूरा। This accounting concept state that all assets of the firm are entered into books of account at their purchase price. Purchase price माने की होय? Cost of acquisition, तारपरे transport, तारपरे installation, etc. In the subsequent years to their price remain the same. अगर फ्यूचर में भी उसका दाम सेम ही रहा, माइनस डेप्रिसिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा उससे माइनस करोगे तो क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन। इसीलिए आप देखते हैं बैलेंस शीट में, जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट साइड में क्या माइनस करते बोलिए? डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करते बोलिए? कम ऑन बोलो। मार्केट प्राइस ऑफ एसेट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। यही बात तो कब से हिंदी में बोल रहे थे आपको। मार्केट प्राइस हम लोग कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस बाइज अ बिल्डिंग वर्थ ₹1 लाख इन कैश। एक बिजनेसमैन 1 लाख रुपया में बिल्डिंग खरीदा। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विल बी एंटर्ड एट द कॉस्ट प्राइस। बिल्डिंग को कौन सा वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे बताइए? कॉस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे बोलो? कॉस्ट प्राइस। आफ्टर 4 ईयर द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग गोज अप टू 5 लाख। बिल्डिंग का दाम मान लीजिए 4 साल बाद हो गया 5 लाख। तो बताइए अकाउंट्स में कितना रिकॉर्ड करोगे? 1 लाख रिकॉर्ड करोगे कि 5 लाख? कम ऑन। हम 1 लाख में एक बिल्डिंग खरीदे थे, आज उसका दाम हो गया 5 लाख। हम 1 लाख में रिकॉर्ड करेंगे कि 5 लाख? 1 की 5, 5 की 1, 1 की 5, 5 की 1। अब देखिए अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अगला कौन सा कॉन्सेप्ट है बताइए? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। भाइयों और बहनों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग तभी रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन में, अकाउंट्स में, जब वो एक्चुअली रियलाइज होगा। एनीथिंग विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज़ एक्चुअली रियलाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम आपको कैश बेसिस वाला सम्स करा रहे थे लास्ट 2 दिन से, उसमें हम आपको क्या कराए कि कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड तभी करेंगे जब वो एक्चुअली रियलाइज हो। जैसे मान लीजिए 3 साल पहले का पैसा है और आप हमको आज दे रहे हो, तो हम अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करेंगे? आज। कब रिकॉर्ड करेंगे? आज। कब रिकॉर्ड करेंगे? आज। तो कोई भी ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में तब रिकॉर्ड करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जब पैसा एक्चुअली क्या होता है बाबू? रियलाइज। देखिए क्या लिखा हुआ। According to realization concept, revenue is only recognized when it is realized. Now, revenue is the cash flow for a business arising from the sale of goods, and we assume this revenue as realized only when it legally arises to receive. So, in simple term, the profit earned will be recorded when it is actually earned. जब भी पैसा मिला उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। इन केस ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स बेचते हो तो उस केस में रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करिएगा जब गुड्स सेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू? सेल। देखिए इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज व्हेन द सेलर ट्रांसफर द रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। और इन केस ऑफ सर्विस, जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये सर्विस हो गया। तो सर्विस के केस में रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब सर्विस कंप्लीट होगा। सर्विस क्या होगा बाबू? कंप्लीट। ये सब थ्योरी, आप देखिए ये सब ऐसा थ्योरी है जो आप बिना समझे हुए नहीं लिख पाएंगे। अब बना के क्या लिखिएगा? जब तक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता बना के नहीं लिख पाइएगा। अगला है एक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो अभी कुछ दिन से ही पढ़ा रहे थे आपको, सम्स में ही करा रहे थे। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है बताइए?
एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी रेवेन्यू को हम लोग उस साल में रिकॉर्ड करेंगे जिस साल में वो अर्न हुआ है। इसका मतलब आप देखे होंगे सम्स जब हम लोग बनाए थे कि 2020 का पैसा है, पैसा मिले चाहे ना मिले, हम लोग रिकॉर्ड करते थे। आप याद करिए फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाते थे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड कर देते। क्यों ऐड कर देते? ये तो बाकी है, ऐड नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भले बाकी है पर है तो उसी साल का, इसीलिए उसको ऐड कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्रूवल कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अराइज, नॉट व्हेन दे रियलाइज। अराइज और रियलाइज में फ़र्क होता है। अराइज मतलब जिस साल वो हुआ है। 2020 का इनकम है तो कब रिकॉर्ड होगा? 2020 में रिकॉर्ड होगा। 2018 का इनकम है तो कब रिकॉर्ड होगा? 2018 में ही रिकॉर्ड होगा। तो भाइयों और बहनों, कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग अकाउंट्स में तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्चुअली रियलाइज हो। तो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और एक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि डज नॉट मैटर वेदर यू रियलाइज्ड और नॉट, इफ अ ट्रांजेक्शन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ईयर दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दैट ईयर इटसेल्फ। इसका मतलब 2020 का ट्रांजेक्शन है, 20 में रिकॉर्ड करिए। पैसा आए चाहे ना आए, पैसा मिले चाहे ना मिले, पैसा आया है कि नहीं आया है, डज नॉट। बहुत बढ़िया, इधर आइए। Accrual concept is the most fundamental principle of accounting. Requires a recording when they are earned, not when they are received in cash, and recording expenses when they are incurred, not when they are paid. तो इसमें इस accrual concept में बोला गया है कि आप अगर पैसा मिल रहा है, मान लीजिए आपको कोई भी रेवेन्यू है, मतलब इनकम है, तो उसको आप उसी साल में रिकॉर्ड करिए जिस साल में वो कमाया गया है। और अगर कोई एक्सपेंस है तो उसको तब रिकॉर्ड करिए जब वो पेड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू accrual concept. At the end of each of reporting period, company pass adjustment journal entry to record any accruals. कोई भी जो ड्यू अमाउंट होता है ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो जल्दी बताइए वो कौन सा कॉन्सेप्ट? अच्छा, 6 कॉन्सेप्ट हम आपको अभी तक पढ़ाए हैं, पहले हमको 6 कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कहा गया कि मालिक अलग है और उसका बिजनेस अलग है? एक बार क्या किया सीईओ वाला लोग, 5 एग्जाम्पल दे दिया, बोला आइडेंटिफाई विच कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल। आदमी इतना बड़ा बड़ा थ्योरी पढ़ के गया, समझ के नहीं गया, खाली पढ़ के गया। अभी क्वेश्चन में क्या किया, 5 पॉइंट दे दिया और बोला कि इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बताइए। मतलब स्टोरी दे दिया आपको बताना, जैसे हम बोल रहे कि एक्स और वाई बोथ आर द ओनर, दे आर एक्स एंड कंपनी। एक्स नाम का आदमी है, एक्स एंड कंपनी उसका बिजनेस है, दोनों अलग आदमी है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? अभी तो मान लीजिए जब ताज़ा पढ़े हैं तो याद है। एग्जाम हॉल में पूरा हैंग हो जाते हैं बच्चे लोग, क्या हो जाते हैं? हैंग। बस अब देखिए, आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, अभी भी ज़्यादा टाइम बीता नहीं है आपके पास। रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी, 2 चीज़ अगर आप मेंटेन करिएगा, आप कंफर्टेबली पास मार्क्स उठा लीजिएगा। दुनिया में कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अगर आप क्या करोगे बताओ, कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी। आप लोगों में कुछ बच्चों का प्रॉब्लम क्या, आप देखो कुछ बच्चों को ग्रुप से भी इसलिए हटा दी, आप एक दिन आ रहे हो, एक दिन नहीं आ रहे, एक दिन आ रहे, एक दिन, तो ये चीज़ गलत है। अब मान लीजिए इतने बच्चे में कोई फेल हो जाएगा तो खराब लगेगा, हमको भी खराब लगेगा, सप्ली कैसे आ गया, बात समझे ना। तो सप्ली नहीं आएगा अगर आप रेगुलर क्लास करिएगा और कंसिस्टेंटली से क्लास करिएगा। साल में, महीना में कभी एक बार एब्सेंट हो गया, सप्ताह में कभी एक बार कहीं चले गए, कभी कदाल हेल्थ इश्यूज़ हो गया, कहीं चले, ये सब चीज़ समय आता है। अगर आप एब्सेंट ज़्यादा करोगे ना, इससे क्या होगा ना, आपके पास कॉन्सेप्ट सही रहेंगे ना, आप एग्जाम में लिख पाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, एमसीक्यू पेपर नहीं ना, आप लोग एमसीक्यू रहने से ईजी था, नॉन एमसीक्यू हो गया। अब आपको याद भी तो करना पड़ेगा। तो जैसे ये हम पढ़ा रहे हैं, अभी बिना पढ़ाए हुए अगर आप पढ़ने याद करोगे तो रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मार के आप कितना ही लिख पाइएगा, और रट्टा मार भी लिया तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाए जो हम अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए मालिक में और ओनर में उसका बिजनेस में कोई रिलेशन नहीं। ये कौन कॉन्सेप्ट कहता है? विच कॉन्सेप्ट स्टेट दैट देयर इज नो रिलेशन विद द ओनर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन? एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसी का दूसरा नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ओनली दोज आइटम्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? मनी मेजर। क्वेश्चन से ही आंसर आएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम? अभी तो आप देख के लाइन बाय लाइन बोल रहे हो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट? अच्छा, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड? ओफ, क्या आंसर दे रहे हो, मतलब कहीं लग रहा है यूपीएससी पीपीएससी ना निकाल रहे आप लोग। अच्छा, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट अराइजेस, नॉट व्हेन इट इज रियलाइज्ड? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। देखिए कितना अच्छा इंग्लिश में पूछा और आप आंसर भी दे दी। यही चीज़ एग्जाम में भी रहेगा, बोले पापा कहाँ दे दी, इससे हैंग हो गए। यही सोच को बदलना है, समझ रहे हो ना। आ जाओ, अगला है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या बाबू? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलिए? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे गोइंग कंसर्न, जिसमें यह कहा गया कि मेरा बिजनेस बहुत दिनों तक चलेगा। कैसे चलेगा बोलो? बहुत दिनों तक चलेगा।
तो अगर मेरा बिजनेस बहुत दिनों तक चलेगा तो फिर भी तो हमको हिसाब निकाल के देखना होगा ना कि वेदर आई एम गेटिंग द प्रॉफिट और लॉस। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कहा गया है कि द होल लाइफ ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक पीरियड्स एंड द अकाउंटिंग शुड बी डन फॉर दैट पीरियड ओनली। इसीलिए आप देखते हो कि अकाउंट्स हम लोग साल का एंड में निकालते हैं। देखिए आज हर रात से पर्दा उठ रहा, इतना जो आप अकाउंट्स बनाते हैं सबके पीछे कहीं ना कहीं गहरा राज है, और उस रात से पर्दा आज उठ रहा है। जब थ्योरी पढ़े पता जो ओह माय गॉड इस कारण से ऐसा हो रहा, ओह माय गॉड इसलिए ये कर रहे हैं हम लोग। तो एवरी इफेक्ट इज बैक्ड बाय अ कॉज। हर एक इफेक्ट के पीछे क्या होता है बाबू? कारण। वो कारण आपको ढूंढना होगा। बेवजह दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे क्या होता है? वजह। आपका बाबू आपको छोड़ दिया, इसके पीछे भी वजह होगा। आप सोचना, घर में सोचना ये सब बहाना है, मम्मी बोल रही है, मम्मी नहीं मान रही। ओ जब प्यार किया तब तो मम्मी मान गई थी। सीन क्या है? मम्मी ये नहीं मानती, मम्मी कभी नहीं मानती। बात समझे? मम्मी को मनाना पड़ता है, बस पापा कभी नहीं मानते, पापा को मनाना पड़ता है। इसका मतलब वो झूठ बोल के आपको छोड़ दिया, बस ये बहाना है बाबू, बहाना क्या। और सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, बात समझ रहे ना? असम्पशन पे ही प्यार चल रहा है आपका। प्यार किस पे चला बताइए? असम्पशन। आप अज्यूम कर लीजिए कि सामने वाला आपको प्यार करता है, भले वो ना भी करता हो। तो अगर आप अज्यूम कर लोगे तो आपका लाइफ खुशहाल रहेगा, और नहीं अज्यूम करोगे तो फिर अशांति होगा, ज़िंदगी में अशांति होगी। यहाँ भी ये बात बोला गया कि पूरा ज़िंदगी को हम लोग पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर देते हैं, और उस पीरियड के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट आया कि लॉस आया। अच्छा, साल दो तरह का होता है कॉमर्स के लैंग्वेज में। एक होता है कैलेंडर ईयर। क्या होता है? कैलेंडर ईयर। और एक क्या होता है बताइए? फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर कितना महीना का होता है बताइए? सोच के बोलो। और ये फाइनेंशियल ईयर कितना महीना का होता है? सोचिए। 12 का ही होता है, कंफर्म तो नहीं ना है आप? तो 12 का ही होता है, मतलब क्या हुआ? देखिए 12 का ही होता है, साल 12 का ही होता है, ईयर आ गया तो 12 महीना का ही होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस रखिएगा ना शब्दों में, बोले 12 का ही होता होगा, ऐसे थोड़ी होता है। बोले हाँ 12 का ही होता है। क्या होता है? 12 का ही होता है। यस, एटीट्यूड तो रहना चाहिए ना। आपका एटीट्यूड आपका पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है कि आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस लेवल है आपका। 12 महीना का होता है। अच्छा, 12 महीना में भी क्या होता है कि आपका फिनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर and ends on the 31st March of the next year. Interesting. Starts on this year and ends on the next year. तो financial year we speak like this: 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23। अच्छा, अभी 31 दिसंबर आ रहा है, कितना तारीख आज बताइए बाबू? 26 तारीख। 5 दिन और है, फिर 31st का पार्टी होगा। 31st का पार्टी किसके लिए होगा? आम दुनिया के लिए होगा, आम जनता के लिए होगा, दुनिया वालों के लिए होगा, समाज के आदमी लोग के लिए होगा, साधारण मनुष्य के लिए होगा। आपके लिए आपका जीवन साधारण नहीं, क्योंकि आप कॉमर्स पढ़े हो। आपके लिए 31st का नाइट नहीं है। बस आप लोग के लिए वो ईयर खत्म नहीं, आप लोग के लिए ईयर खत्म होता है 31 मार्च। 31 मार्च को 31st नाइट का पार्टी होगा, और 1 अप्रैल को अकाउंट शुरू होता है। अकाउंट कितना तारीख को शुरू होता है बताइए? 1 तारीख को शुरू होता है। कितना तारीख को बताइए? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। बात समझे ना? तो माय डियर स्टूडेंट, हर आदमी अपना अपना तरह से किया है। इसलिए जब हम लोग सम्स बनाते हैं, कभी कभी सम्स बनाने में देखते हो 31 दिसंबर को क्लोज होता है, कभी कभी 31 मार्च को क्लोज। अगर 31 मार्च में ईयर क्लोज होगा तो इसका मतलब स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल। और अगर 31 दिसंबर में क्लोज हुआ तो स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल। देखिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर ये सब नहीं पता है तो फिर अकाउंट्स आगे नहीं पढ़ पाओगे आप। भाइयों और बहनों, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बताया, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। देखिए रुको, हड़बड़ा रहे हो। Each business choose a specific time to complete the cycle of accounting process. For example, monthly, महीना महीना कोई हिसाब करता है, लेकिन ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। महीना महीना हिसाब करना मुँह का बतौड़ी है। क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब क्या? बोलिए। क्वार्टरली मतलब हफ्ता। देखिए क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीना। महीना के हिसाब से अगर आप बात करें तो 3 महीना। क्वार्टर शब्द का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 4। जैसे आपका बर्थडे है, आप केक काटते हो, कितना पार्ट में बांट देते हो? 4। कितना पार्ट में बांट देते हो? 4। 4 दोस्त खड़ा है, 4 पार्ट में बांट दी। कितना पार्ट में बांट दे? 4। लेकिन केक खिलाने के टाइम में एक प्रॉब्लम हो जाता है। जब बर्थडे में केक काटते हो आप, तो वहाँ पे एक इश्यूज हो जाता है। क्या इश्यूज हो जाता है कि पहले केक किसको खिलाए? क्योंकि हम लोग केक पहला जिसको खिलाते हैं ये बताता है कि आप किसको जितना प्यार कर रहे हैं। केक पहले जिसको खिला रहे हैं ये बताता है कि आप उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज आता है। अब मम्मी को अगर केक खिला दिया तो पिताजी सोचेंगे बेटा माँ को प्यार करता है। अब पिताजी को केक पहले खिलाते हैं, मम्मी सोचेगा बेटा पिताजी को ज़्यादा प्यार करता है। तो खैर मम्मी पापा में तो ये नहीं सोचते कि पापा भी बोलते मम्मी को केक खिलाओ।
क्या कि पापा का भी म्यूचुअल इंटरेस्ट मम्मी में ही है, बस समझे। उनको पता है, बाद में नहीं बोलेंगे तुम आपने आप बेटा ज़्यादा मानता है आप। इधर क्या है बताइए, इधर सीन क्या है? इधर सीन क्या है कि आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल में आप जाइएगा, वहाँ पे भी प्रायोरिटी लिस्ट होता है कि भाई कौन आपका प्रायोरिटी कौन है, किसको पहले केक खिला रहे, इसको पहले खिला रहे, उसको क्या खिला रहे, उसको खिला रहे। अब कोई एक लड़का को पहले खिला दिया, दूसरा लड़का बोलेगा वो भाई थे उसको खिला दिया, ज़्यादा मानता है। तो एक प्रायोरिटी का बात हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने खा लेते हैं पहले। क्या खा लेते हैं वो अपने खा के ऐसे रख दिया, घर में भी केक अपने खा के रख दिए लोग। क्या ऐसे फिर प्रायोरिटी वाला बात होता है, आदमी कंपेयर करने लगता है। क्या करने लगता है, कंपेयर करने से फिर इशू हो जाता है, बात समझे। इसीलिए सावधान रहे और सतर्क रहे। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एज पर फिस्कल और कैलेंडर ईयर। या तो फिस्कल क्या होता है? फिस्कल फाइनेंशियल ईयर बाबू, फाइनेंशियल। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट दैट ईच अकाउंटिंग पीरियड हैज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी associated with it, and that activity can be measured, accounted for and reported upon. In accounting, periodicity means that accountant will assume that company's complex and ongoing activities can be divided up and reported annually, quarterly, monthly financial statements. या तो आप साल में हिसाब करिए, या तो आप महीना में हिसाब करिए, या तो आप क्वार्टरली। नॉर्मली साल में ही करता है साथ, क्योंकि महीना में हिसाब करने में दिक्कत आता है। साल का अकाउंट्स बनता है। बहुत थोड़ा ऐसी बंद कर दिया पीछे वाला। नेक्स्ट आइए, तो देखिए आज का लास्ट 2 क्लास का टॉपिक है, आज पढ़ाएंगे और फिर अगला दिन पढ़ाएंगे। ज़्यादा पढ़ के क्या होगा, ऐसे भी सिलेबस बहुत आगे हम लोग का। बात समझे, आप तो देखिए इतना प्यार से इतना कम ड्यूरेशन का क्लास किए, फिर भी देखिए सिलेबस कंप्लीट है। बस फुल मौज में हम लोग, किसमें बाबू, मौज में। और अब यही तो अगला साल में हम लोग रिवीजन शुरू कर देंगे। अगला साल 5 दिन बाद रिवीजन शुरू कर देंगे। तो मतलब समझ रहे हो ना। तो भाइयों और बहनों, अब इस सप्ताह से आपको सजेशंस भी मिलने लगेंगे, एक करके सप्ताह करके 2 सप्ताह, 1 सप्ताह में एक सब्जेक्ट का। उसको बनाने में टाइम लगता है ना, इसीलिए वो तो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेगा। तो आप उसको याद करोगे, आंसर्स को रेडी करना स्टार्ट कर दोगे। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। आओ आज का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है सुनिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी रेवेन्यू शुड बी मैच्ड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है हर कमाई के साथ कुछ ना कुछ खर्चा होता है। हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, तो क्या सिर्फ मेरा कमाई हो रहा, खर्चा नहीं हो रहा? सोच के बोलिए, अब मजाक वाला बात मत बोलिए, नहीं कमाई हो रहा। प्रैक्टिकल बात बोलिए कि हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इसमें मेरा खर्चा हो रहा कि नहीं हो रहा? ये जो माइक कैमरा ये सब लगा हुआ है, इसमें खर्चा नहीं हो रहा? बहुत खर्चा है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एवरी इनकम इज कॉरेस्पॉन्डेड विद द सम एक्सपेंसेस। हर इनकम के साथ सिमिलरली कोलैटरली एक खर्चा होता है। एक पूड़ी वाला अंकल पूड़ी बेचते हैं, तो आप ये देखते हो बाबा 5 रुपया कमा रहा, बाबा 10 रुपया पूड़ी में कमा लिया। उस पूड़ी बनाने में खर्चा भी तो लगता है। तो एवरी रेवेन्यू हैज़ अ मैचिंग एक्सपेंसेस। हर रेवेन्यू का मैचिंग खर्चा होता है। और इसीलिए आप पीएल अकाउंट जब बनाते हो तो एक साइड में आप इनकम लिखते हो और एक साइड में आप एक्सपेंसेस लिखते हो। और इस लिखने का प्रोसेस को हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। आप लोग का भाषा में ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। The matching concept in an accounting period practice whereby firm recognize revenue and their related expense in the same accounting period. Firm report revenue that is along with the expenses that brought them. The purpose of matching concept is to avoid misstating earnings for a period. Reporting revenues for the period without stating all the expenses that brought them could result in overstated profit. खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया, खाली इनकम रिकॉर्ड कर लिया, तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा ना। Note that applying the matching concept require accrual accounting, by which company recognize revenue when they earn them, expense pay when they pay them. Actually, cash flows from these transactions may occur at the other time, even in different periods also. हर एक इनकम के अगेंस्ट में एक्सपेंसेस होता है। जैसे क्लब है, एक क्लब का कमाई का सोर्स क्या है बताइए? चंदा। क्या बाबू? चंदा। चंदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। तो क्लब का खर्चा भी तो है। दुर्गा पूजा में क्लब वाला लोग पैसा लेता है, तो क्या वो खर्च नहीं करता? खर्च भी करता है। एवरी इनकम विथ एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।